नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है, तो जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिहार का चुनाव दरवाजे पर आकर खड़ा है। अभी उसका टाइम टेबल घोषित नहीं हुआ है, लेकिन एक बात साफ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने से आगे ये चुनाव जाने वाला नहीं है। और बात तो साफ है, इसकी तैयारी हर कोई पार्टी पहले से कर रही है। और आपको अगर याद होगा तो 6-7 महीने पहले जब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो गया था, अक्टूबर नवंबर, उसके बाद महाराष्ट्र में इतना बड़ा सक्सेस बीजेपी को कैसे मिला, बीजेपी प्रणीत महायुति इतनी बड़ी भारी संख्या में सीटें कैसी चुनकर लाई, इस पर जब बवाल खड़ा हुआ था, तब मैंने एक बात, उसका कारण साफ साफ बोला था, जो अभी तक बहुत सारे लोग समझना भी नहीं चाहते, कि उसमें आरएसएस का बड़ा रोल था। लोकसभा में बीजेपी का बहुमत चला गया, मोदी जी 303 से हटकर 240 पर आकर रुक गए। उसका आत्मनिरीक्षण करने के बाद बीजेपी हो या आरएसएस हो, उन्होंने कोर्स करेक्शन शुरू किया। जो गलतियां लोकसभा के पहले हो गई और लोकसभा चुनाव के दरमियान हो गई, वो गलतियां आने वाली किसी भी विधानसभा चुनाव में या छोटे मोटे चुनाव में नहीं होनी चाहिए। हमको पूरी ताकत लगाकर फिर से अपनी क्रेडिबिलिटी वोटर में खड़ी करनी है और जीत कर आना है। इवेंट करना, प्रचार करना सब है, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर हम अपना संगठन लोगों तक नहीं पहुंचाते और लोगों का विश्वास संपादन नहीं करते और वो कायम नहीं करते, तब तक चुनाव जीतना आसान होगा, लेकिन वो सक्सेस शाश्वत नहीं होगा। ये मानकर ही जिस ढंग से आरएसएस ने अगले 4 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में काम शुरू किया, उसके परिणाम सबसे पहले हरियाणा में मिले थे। मुझे याद है उस वक्त जब लोकसभा के चुनाव हो गए, उसके बाद मैं लगातार बोल रहा था कि आरएसएस और बीजेपी की कोर कमेटियां इस पर काम कर रही है और गलतियां कहां हुई वो इमीडिएटली ढूंढकर वो गलतियों का समाधान ढूंढा गया है और वो समाधान लेकर उसमें गलतियां दूर करना और जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने का काम शुरू हो गया। और उसका पहला परिणाम हरियाणा चुनाव में दिखाई देगा। ये मैंने उसी वक्त कहा था, शायद 1 साल पहले, जून जुलाई में। और जब हरियाणा के चुनाव हो गए, तब तक बीजेपी ने जोर शोर से कहीं नहीं कहा कि हम तो हरियाणा तीसरी बार जीत रहे। ये बीजेपी नहीं बोल रही थी, नहीं बोल रही थी, भाऊ तोरसेकर बोल रहा था। बाकी अलग अलग एनालिस्ट है, विश्लेषक है, वो तो बोल रहे तो चलो 10 साल के बाद बीजेपी कांग्रेस हरियाणा में वापस सत्ता पर आकर बैठेगी, हुड्डा फिर से मुख्यमंत्री हो गए। और इसका एक परिणाम ऐसा होता है, जब आपका दुश्मन जागृत नहीं होता, भ्रम में रहता है, संभ्रमित रहता है, तो वो लड़ने की तैयारी तक नहीं करता। और इसलिए लोकसभा की जीत के बाद हरियाणा की कांग्रेस और कांग्रेस की दिल्ली में बैठी हाईकमान इतने मस्ती में थे कि उनमें हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर से झगड़े तक शुरू हो गए थे। 3 गुट हो गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और उनके और एक बड़े नेता प्रवक्ता सुरजेवाला, ये 3 गुट हरियाणा में
एक दूसरे को हराने में लगे थे, ना कि बीजेपी को हराने के लिए कमर कसकर खड़े हो गए थे। तो ये भ्रमित अवस्था बोलते हैं। जब तक आपने अपने सामने खड़े हुए प्रतिस्पर्धी या दुश्मन को हराया नहीं है, तब तक आपस में जो भी झगड़े होंगे वो बाजू में रखकर साथ साथ में इकट्ठा होकर लड़ना जरूरी होता है। हाँ, जीतने के बाद एक दूसरे की मुंडी भी काटो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुश्मन हारा हुआ होता है। लेकिन जीतने के पहले ही ये जीत का जो पूरा फल है वो मुझे मिलना चाहिए, इसके लिए आप झगड़ना शुरू कर देते हो, तो आप पूरी ताकत से एकजुट से लड़ नहीं पाते। और वही हरियाणा में हो गया। और ये हो रहा था, ये देखकर बीजेपी भी सावध थी। कितनी तैयारी से बीजेपी लड़ रही है ये किसी को पता तक नहीं था। इसमें आरएसएस का रोल क्या था, इस पर भी चर्चा तक नहीं हो रही थी। लेकिन एक बात है, जो लोगों ने एक ढंग से, यानी मुझे याद है मैंने वो बात कही थी कि लोकसभा के हार के बाद 15-20 दिन नहीं हुए, हरियाणा का चुनाव दरवाजे पर खड़ा है, तो आरएसएस ने अपने तरीके से, बीजेपी अलग छोड़ो, आरएसएस ने, बीजेपी अपने तरीके से काम कर रही थी, पॉलिटिकल काम कर रही थी, लेकिन आरएसएस ने, जो बीजेपी का मातृ संगठन है, पितृ संगठन है, आरएसएस ने हरियाणा के एक एक गांव, एक एक बूथ में डिवीजन कर दी थी, और 4-5 कार्यकर्ता हर बूथ के लिए एक एक वोटर से कम 2 या 3 बार मिले, इस कोशिश में थे। वोटर को समझा रहे थे कि भाई लोकसभा में जो हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, वोटिंग कम क्यों हुआ, वगैरह वगैरह, हमको क्या चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, आम वोटर को क्या चाहिए, इस पर जो एक एक वोटर से गांव गांव, बूथ बूथ, मोहल्ले में जाकर जो आरएसएस चर्चा कर रही थी, उसका परिणाम चुनाव के नतीजों में मिला। और वो होने के बाद हरियाणा बीजेपी ने तीसरी बार क्लियर मेजॉरिटी से जीतने के बाद, वो पूरी की पूरी टीम जो वहां लीड कर रही थी, वो महाराष्ट्र पहुंची, और महाराष्ट्र में काम शुरू हो गया था। हरियाणा में नया मुख्यमंत्री का शपथ विधि तक नहीं हुआ था। उससे पहले आरएसएस का कोर ग्रुप जो हरियाणा में काम कर रहा था, वो महाराष्ट्र पहुंच गया था और उसने काम शुरू कर दिया था। और हरियाणा के नतीजे आने के 15 दिन बाद महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला और हर तहसील में आरएसएस के जो सेल है वो एक्टिवेट हो गए थे। बीजेपी अलग से काम कर रही थी। बीजेपी और बीजेपी की महायुति, शिंदे, अजित दादा और देवेंद्र फडणवीस, इनका जो महागठबंधन है, महायुति है, वो अपने ढंग से काम कर रही थी। लेकिन उनको पैरेलल आरएसएस के ग्रुप्स हर तहसील में बन गए थे, और अगले 15-20 दिन में हर तहसील के हर गांव में आरएसएस के छोटे छोटे ग्रुप काम कर रहे थे। जिस गांव में 2 या 3 आरएसएस के स्वयंसेवक हो गए, उनका काम अपने अपने गांव में चल रहा था, उनको कोऑर्डिनेट किया जा रहा था ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर, और उनको मॉनिटर किया जा रहा था। और आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी संख्या में महायुति के उम्मीदवार चुनकर आए। बीजेपी सबसे बड़ी 132 एमएलए चुनकर आए। एकनाथ शिंदे के 57 आ गए, अजित दादा के 41 आ गए। 235, 228 में, 288 में 232 या 233 एमएलए महायुति के चुनकर आए। और उसके बाद शिंदे फिर से मुख्यमंत्री हो गए या बीजेपी के फडणवीस हो गए, इस पर चर्चा चलती रही। लेकिन जिन्होंने ये जीत बीजेपी और महायुति को दे दी थी, इसके लिए मेहनत की थी,
वो आरएसएस की और बीजेपी के कोऑर्डिनेशन में चलने वाली एक टीम है, वो महाराष्ट्र में रुकी तक नहीं थी। महाराष्ट्र जीतने के बाद वो टीम शपथ विधि तक नहीं रुकी, जैसे हरियाणा में नहीं रुकी थी, वो उठकर दिल्ली और बिहार चली गई थी। क्योंकि अगला एक छोटा चुनाव महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का था, जहां बीजेपी पिछले 10 साल से बुरी तरह से हार रही थी। नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से बीजेपी ने 2 बार 2015 और 2020 में बुरी तरह से हार का चेहरा देखा था। तो फिर से दिल्ली जीतनी थी और किसी भी कीमत पर जीतनी थी, और इसके लिए जिस टीम ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चमत्कार करके दिखाया था, वो टीम का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में जाकर डेरा डालकर बैठ गया था। और उसमें से ही कुछ लोग 6-7 महीने के बाद जो बिहार का चुनाव होने वाला था, इसके लिए महाराष्ट्र से सीधे निकलकर बिहार पहुंच गए थे। तो आज जो बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट चल रही है, इसमें बाकी पार्टियों को पता तक नहीं है। चर्चा तो प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई, उसकी चर्चा चल रही है। राहुल गांधी ने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, ये अपने लंगड़े या बारात के या शादी के या रेस के घोड़े बनाकर उनको 4 महीने पहले, 3 महीने पहले से बिहार में छोड़ दिया था। वो कहां तक दौड़े या आपके सामने वो मुझे दिखाने की या समझाने की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार हो, इन दोनों को राहुल गांधी ने बिहार में भेजा, लेकिन उनको तब तक पता नहीं था कि कांग्रेस के तबेले में जो घोड़े हैं, उसमें बारात का घोड़ा कौन सा है और रेस का घोड़ा कौन सा है। और इनको भेज दिया, और बाद में उनको पता चला कि सिर्फ बारात या शादी के ही घोड़े या रेस के ही घोड़े कांग्रेस के तबेले में नहीं है, बल्कि कुछ लंगड़े घोड़े भी है। और आज पता चल रहा है राहुल गांधी को और कांग्रेस को, जो 2 घोड़े उन्होंने बिहार में भेजे थे विधानसभा चुनाव के लिए, अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए जो घोड़े दौड़े थे, भेजे थे, उसमें एक भी ना रेस का घोड़ा है ना बारात का घोड़ा है। अगर बारात का घोड़ा नहीं तो दुल्हे को किस घोड़े पर बिठाएंगे, और रेस का भी घोड़ा नहीं है तो रेस जीतेंगे कैसे। ये सवाल राहुल गांधी की समझ में आने के लिए 2-3 महीने निकल गए। अब जाके राहुल गांधी को समझ में आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव का हाथ छोड़कर वो बिहार का चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ सकती, और इसलिए जो कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को भेजकर रोजगार दो नहीं तो सीट खाली करो वगैरह वगैरह मोर्चा निकाला था, आपको याद होगा। उसका मार्केटिंग भी किया गया। सबके सब चैनल कन्हैया कुमार का महिमा मंडन कर रहे थे अपने अपने चैनल पर। झूठी मूठी खबरें या झूठे मूठे इंटरव्यू चल रहे थे, निकला कुछ भी नहीं। क्योंकि एक बात है, लालू से पंगा लेना बिहार में कांग्रेस की ताकत है ही नहीं, उनके बस की बात नहीं है, कांग्रेस की इतनी औकात ही नहीं है। और इसका सीधा साधा कारण यही है कि 90 के बाद कम से कम 30-35 साल हो गए, बिहार की कांग्रेस लालू प्रसाद ही चला रहे। कांग्रेस के पास जिसका नाम लेकर हम बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी बड़ा नेता आज बिहार में कांग्रेस के पास है ही नहीं। तो बाहर से आए हुए पप्पू यादव
जो लालू के खिलाफ झगड़ा कर कर पंगा लेकर बैठे हैं, वो लालू के साथ नहीं जाना चाहते। ऐसे पप्पू यादव कांग्रेस में आ गए और लोकसभा में कांग्रेस उनको टिकट तक नहीं दे पाई, उनको इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा, कांग्रेस छोड़नी पड़ी। और दूसरे हैं कम्युनिस्ट पार्टी से आकर बिहार और दिल्ली के चुनाव में लगातार हारने वाले विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार। ये दोनों लंगड़े घोड़े हैं। एक के पास अपना चुनाव क्षेत्र पूर्णिया छोड़कर पप्पू यादव की ताकत बिहार में नहीं है, फैली हुई नहीं है। और कन्हैया कुमार, उनका जन्म बिहार में हुआ है, लेकिन बिहार से उनके राजनीति का कोई संबंध नहीं है। तो आज ये बात है कि ये लोग, जब राहुल की समझ में आया ये लंगड़े घोड़े हैं, ये ना रेस दौड़ सकते हैं ना बारात में नाच सकते हैं, तब राहुल ने तय किया कि चलो फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाते हैं। और तेजस्वी यादव की बारात में राहुल गांधी नाचने के लिए पहुंच गए। जो कुछ हुआ है बिहार में, वो वोटर क्या चल रहा है ना, छन्नी छटनी चल रही है वोटर लिस्ट की, उसके बारे में जो कुछ हुआ, उसके लिए तेजस्वी यादव ने जो मोर्चा निकाला था, रैली निकाली थी, वहां राहुल गांधी पहुंच गए। तो उनके साथ ये दोनों लंगड़े घोड़े थे, कन्हैया कुमार भी थे और पप्पू यादव भी थे। लेकिन भीड़ नहीं थी। भीड़ लालू यादव के पास थी, यानी तेजस्वी यादव के जो आरजेडी है, उन्होंने जो रैली निकाली थी उसमें जब भीड़ थी तो राहुल गांधी वहां पहुंच गए और अकेले चुनाव लड़ने का ब्लैकमेल छोड़कर गठबंधन की बातें करने लगे। तो जब छोटा सा मंच बनाया था, एक ट्रक पर मंच बनाया था, उस पर राहुल गांधी चढ़ने लगे, तो उनके पीछे पीछे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार पहुंच गए। तो तेजस्वी के बॉडीगार्ड ने और तेजस्वी के जो सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने इन दोनों को धक्के मारकर मंच से हटा दिया, ना सीढ़ी तक चढ़ने दी। अब इतनी बुरी हालत हो गई कि राहुल गांधी तेजस्वी के रैली में पहुंचे, इसकी खबर होनी चाहिए थी। तो खबर बन गई और बवाल बन गया। तो किसका बन गया? कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को तेजस्वी के सिक्योरिटी वालों ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, मंच पर चढ़ने तक नहीं दिया। अब कन्हैया कुमार हो या पप्पू यादव हो, वो अलग अलग चैनल और अलग अलग पत्रकारों को इंटरव्यू देकर खुलासा दे रहे हैं कि हमें धक्के मारकर नहीं निकाला, हम मंच पर नहीं जा रहे थे। ये दोनों लंगड़े घोड़े राहुल के बिहार के चुनाव पर नहीं बात कर रहे। हमारा अपमान जो हुआ है, वो अपमान हुआ ही कैसे नहीं, इसका ही खुलासा देते घूम रहे हैं। और इसको ही बोलते हैं लंगड़ा घोड़ा। तो बात यह है कि राहुल गांधी जिसको रेस का घोड़ा और भारत का घोड़ा समझते, वो दोनों लंगड़े घोड़े हैं। और ये दोनों जगह काम के नहीं, इसका पता राहुल गांधी को लगेगा। तब तक बिहार का चुनाव खत्म होगा, मतगणना भी हो चुकी होगी। तो इतना ही बोल सकते हैं हम। वो मुझे पुराना फिल्म का गाना याद आता है, कन्हैया ओ कन्हैया किसको कहेगा तू मैया वगैरह। तो राहुल गांधी की हालत वही है। राहुल गांधी चुनाव के नतीजे आने के बाद बोलेंगे, कन्हैया ओ कन्हैया कैसे डुबोई तुमने नैया। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।